So JMain is all about what focus, clarity and calmness. आपको JMain में कोई भी क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं। फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा लोगों को टफ लगेंगे, आप उनमें भी अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे स्टिक करोगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। बहुत ही ऑर्डिनरी से क्वेश्चंस जब आप पैनिक करते हो, उसमें कुछ फिगर डिफरेंट सा दिखा और आप उसे टफ समझ लेते हो। सबसे पहली चीज, फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। थ्योरी के वही पॉइंट चूज होंगे, कॉन्सेप्ट्स के वही पॉइंट चूज होंगे जो आपने किए हुए हैं। कोई इसके कॉन्सेप्ट बाहर से बनकर के थोड़ी एग्जाम में आ जाएंगे। जो फंडामेंटल लॉज हैं वो फंडामेंटल लॉज भी तो बेस्ड होगा। जैसे एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि एक सर ये रिंग है जो है कि एक रिंग है और इस रिंग की रेडियस आर है। इस रिंग की रेडियस आर है और इसमें एक स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट जिसका के है, इसके लोएस्ट पॉइंट पे स्प्रिंग का एक एंड अटैच्ड है और ये इसका जो दूसरा एंड है स्प्रिंग का, उसमें एक बीड, स्मॉल एंड मास की बीड अटैच है। स्मॉल एंड मास की एक बीड है यहाँ पे और वो बीड रिंग के ऊपर स्लाइड कर सकती है स्मूथली, देयर इज नो फ्रिक्शन। और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आर है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? आर है। तो उसमें क्वेश्चन था कि इसे हमने थोड़ा सा जेंटली पुश कर दिया सो दैट कि स्प्रिंग स्लाइड करके नीचे जो बीड है स्लाइड करके नीचे आने लग गई। तो जब स्प्रिंग की लेंथ आर हो जाएगी, जब स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, तो उस टाइम पे बीड की वेलोसिटी क्या होगी? स्प्रिंग की लेंथ आर हो जाएगी का मतलब स्प्रिंग यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। आप देखो उस टाइम पे स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी? ये आर हो जाएगी। अगर ये लेंथ आर है और रेडियस आर है तो जो ट्राइंगल बनेगा दैट विल बी व्हाट? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ये आर और ये आप इनके सामने के एंगल से करोगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। और क्योंकि ये भी आर है तो सबके एंगल्स क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। अब जब सारे एंगल इक्वल हो गए तो दैट मींस कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। तो ये 60 डिग्री एंगल है। अब भी यहाँ है, राइट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है? वर्टिकल सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो, वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? एक लगेगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स का। और यहाँ पे केवल वेलोसिटी पूछी गई है, फोर्स से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों आप ये देखोगे कि जब ये बीट यहाँ थी, ये 60 डिग्री इससे परपेंडिकुलर आना, तो ये लेंथ आ जाएगी आर कॉस 60। आर कॉस 60 मीन्स व्हाट? आर बाई 2। तो दैट मीन्स की बीट अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक में वर्टिकली कितना फॉल कर चुकी है? 3/2 आर। तो बीट की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया 3/2 mgr प्लस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इलास्टिक पोटेंशियल की हाफ के आर स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आर है और अभी लेंथ इनिशियली 2r थी, आर इलोंगेशन था, तो हाफ के आर स्क्वायर। और जब स्प्रिंग यहां पे आ गई जिसकी नेचुरल लेंथ आर है, आर ही रह गई, तो इलास्टिक पोटेंशियल जीरो हो गई। तो इलास्टिक पोटेंशियल का लॉस कितना हुआ? हाफ के आर स्क्वायर। हाफ के आर स्क्वायर। और बस आप इसे किसकी इक्वल कर दोगे? हाफ एम बी स्क्वायर। इससे क्या होगा? वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो देखो, मान लो कि किसी बच्चे को पूछना पड़ा, अब ये चीज बिल्कुल सर्टेन है, स्प्रिंग है यहाँ पे, स्प्रिंग का फोर्स होगा। स्प्रिंग को यूज कैसे करते हैं? या तो फोर्स के लिए और या फिर एनर्जी के लिए। और साथ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, स्टिक किस बात पे करना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में जब वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बस दो इक्वेशन से आता है। आप जैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सोचते, सॉल्यूशन आ जाता। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी देखोगे बच्चों। अब वो क्वेश्चन भी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जेई मेन का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा, ये इजीएस्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया, तो उस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास तीनों एक्सिस के अराउंड एक वायर है, एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड और जेड एक्सिस के अराउंड इनफाइनिट लॉन्ग वायर से तीन, और तीनों में चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तीनों में जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज व्हाट? लैम्डा, राइट। तो पूछा गया कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग आइसोपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। ऑब्वियसली बात पोटेंशियल के निकालने की आ गई। आपको जो पैटर्न दे रखा है
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें सीधे फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती। जैसे आप क्या करते हैं, एक्स वाई जेड, मतलब जब पोटेंशियल के बारे में पूछा कि आइसो पोटेंशियल, तो आपको पोटेंशियल निकालना है। और आपको जब लॉन्ग चार्ज वायर है तो इमीडिएटली दिमाग में आता पोटेंशियल का फॉर्मूला तो सीधे नहीं याद होता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होता है इसके लिए टू। और इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही है, राइट। तो अगर आप इसमें लेते स्पेस में कोई पॉइंट लिया आपने, एक्स वाई जेड पॉइंट लिया, आप देखो मैं केवल एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से करूंगा, उससे मुझे पोटेंशियल का पैटर्न पता लग जाएगा। आप देखो एक्स वाई जेड पॉइंट में मैंने जो पॉइंट लिया है, आप इसमें देखो थ्री डी में सोचो कि इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, आप देखो कि एक्स एक्सिस के रॉन्ग आप एक्स गए, फिर आप वाई के रॉन्ग वाई आए, फिर जेड के रॉन्ग जेड गए। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगी दैट बी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, दैट विल बी इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, उसे मैं के मान लेता हूँ, के, ठीक है ना। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा को के मान लिया, तो के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप आराम से सोच के देख लेना कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगी एक्स वाई जेड पॉइंट की, उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड पॉइंट पे लोगे, तो इस एक्स एक्सिस वाले वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली आउटवर्ड्स आएगी। कोई भी जो वायर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एक्स एक्सिस वाले वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वाई जेड प्लेन में होगी, किसी पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड्स। तो जो रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे एक्स वाई जेड पे, उसका एक कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर होगा और एक कंपोनेंट किस ओर आएगा, आएगा वाई एक्सिस के रॉन्ग। तो वाई एक्सिस के रॉन्ग कंपोनेंट आएगा, अगर आपने ज्वाइनिंग लाइन का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल थीटा लिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आएगी y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैंने इसे ऐसे लिखा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट जस्ट मूवमेंट डिस्टेंस, हाँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जे कैप आ गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट आएगा दैट बी के अपॉन 2 के अपॉन और के इंटू वॉट। अब z कंपोनेंट में क्या आएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा विल बी इक्वल व्हाट, z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो दैट बिकम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू व्हाट की। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक कंपोनेंट ले रहा हूं या, और आप देखो उससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा पोटेंशियल का पैटर्न क्या होगा। सो इसका y कंपोनेंट है के वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑलराइट, सो नाउ लुक एट दिस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया कि y कंपोनेंट लिया के अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वॉट, यहाँ पे था y। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आ गया। एंड यू नो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट लोगे और आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करोगे, माइनस ऑफ ई इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन आपने किया, जो इंटीग्रेशन आपने किया दैट इज व्हाट, क्योंकि आपको किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल तो पता नहीं, क्या इंफिनिटी का पोटेंशियल ही पता आपको, इज दैट क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं इसे, कि इसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने ये लिया कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, हमने मान लिया से पी मान, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल व्हाट, टी। तो 2y dy, जेड तो कांस्टेंट होगा, इट इक्वल टू व्हाट, dt। सो दैट विल बिकम माइनस ऑफ k, और y dy की जगह क्या आ जाएगा, y dy की जगह आ जाएगा dt/2, तो वो भी एक कांस्टेंट में आ जाएगा आपको, क्योंकि फंक्शन ही तो पता करना है, dt अपॉन व्हाट, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टी, सो टी। इज दैट क्लियर। अब जब स्टूडेंट्स इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा ln t,
मैं कांस्टेंट के से कोई मतलब नहीं रख रहा हूं बिकॉज वो कांस्टेंट है और हमें केवल पोटेंशियल का आइसोपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन बता। तो बच्चों देखो ये आपका आ गया, ये डी टी और टी आ जाएगा एल एन टी, और एल एन टी में जब आप टी की वैल्यू डालोगे तो दिस विल बिकम व्हाट, एल एन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस व्हाट, कांस्टेंट। सो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, बाकी कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ सी, अब ये देखो, सो आपको ये आ गया एल एन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एल एन जस्ट एल एन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा कोई पोटेंशियल। ये पूरा पोटेंशियल नहीं है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल जो एक्स एक्सिस वाला वायर था उसके भी केवल एक कंपोनेंट से पोटेंशियल निकाला है। अब में जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरीके से एक्स वाई जेड का फंक्शन हो और पोटेंशियल निकालते हो, तो आपको एक ही बता दूं, मे बी आपको पहले से याद भी हो, एक ही बता दूं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और वो आ गई एक्स प्लस जेड आ गई, वाई कंपोनेंट से निकाली, मान लो वाई प्लस जेड आ गई, जेड कंपोनेंट से निकाली, एक्स प्लस वाई आ गई से, मतलब तीनों कंपोनेंट से अलग अलग निकाली। तो अब आप इसमें क्या करोगे, जो कॉमन टर्म्स हैं आप एक बार लोगे, मतलब व्हाट, पोटेंशियल कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर आल्सो, कि जब आप इलेक्ट्रिक का के कंपोनेंट लेते, वाई एक्सिस वाला लेते, जेड एक्सिस वाला लेते, इज दैट क्लियर। सो हमें केवल कॉमन जो कॉमन पैरामीटर्स को था एक ही बार लिखना था, इसे मैंने ये किया। तो अब पोटेंशियल जब आप इन जनरल पूरे सार सबका लिखोगे तो आपको इससे देख के पता लग गया कि पोटेंशियल आ जाएगा समथिंग एल एन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एल एन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। दिस विल बी द पोटेंशियल प्लस कांस्टेंट सी, जिससे हमें कोई मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट है और हमें तो पोटेंशियल वैसे भी आई जो पोटेंशियल के लिए कांस्टेंट चाहिए। सो नाउ सी, इसी को जब सिंप्लीफाई करके आपने लिखा तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया v इक्वल्स टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म होगा ये कांस्टेंट होगा, अगर पोटेंशियल v हैज टू बी कांस्टेंट, सो दैट मींस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट, ये आइसोपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स में एक चीज क्लियर करूंगी, जैसे मैंने ये दो एग्जांपल्स क्यों दिए, जैसे पहला वाला एग्जांपल था बड़ा ही क्लासिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड था और ये भी ऐसे ही था। ये दोनों क्वेश्चंस फिर भी मैं कहूंगा जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से बेटर लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो ठीक लेवल के क्वेश्चंस भी हैं उनमें भी आप अपना पेशेंस यूज मत करो, जो बिल्कुल बेसिक तरीका सिखाया गया आपको किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जब सब कुछ एक्स वाई जेड के फॉर्म में था तो आप कोई पॉइंट एक्स वाई जेड ही लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वो आप निकालते हैं कि माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स, जैसे यहाँ पे वाई कंपोनेंट था तो माइनस ऑफ ई वाई डी वाई करके निकालते हैं। और क्योंकि आपको केवल सरफेस का इक्वेशन निकालना था तो सरफेस के इक्वेशन तक पहुंचना रिलेटिवली काफी इजी था। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, तो आपको प्रैक्टिस में जो अब ये बचे हुए दिन हैं इनमें ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पीवाईक्यूज में पहली चीज एक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करो कि जब आप कई सारे पीवाईक्यूज करते हो तो आपको बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी जेईई मेन में लगता है कि करेक्ट हो गए, और जेईई मेन में भी टफ क्वेश्चंस आते हैं। पहला कॉन्फिडेंस ये रखो कि वो सारे टफ क्वेश्चंस एक ही स्लॉट के पेपर में नहीं थे, वो अलग अलग स्लॉट में थे, यानी कि एक स्लॉट पे टफ क्वेश्चंस का नंबर बहुत कम होता है। दूसरी चीज,
जो टफ क्वेश्चंस भी होते हैं किसी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पॉइंट पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आपसे इजी लेवल के, मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आप उस टफ क्वेश्चन में पहुंचते भी हो कि तो भी आपको क्या करना, स्टिक टू द फंडामेंटल्स एंड द क्वेश्चन विल बी डन। अभी भी, मतलब जब आप प्रैक्टिस करो अभी भी, और बाद में जेईई मेन के पेपर में भी, इफ यू फॉलो दिस पॉलिसी तो आप कॉन्फिडेंटली विदाउट गेटिंग पैनिक अच्छा करेंगे।